बीमारी गुनाहों का कुफारा भी है और सेहतयाबी के बाद एक नई जिंदगी का आगाज भी है। पाकिस्तान का वजीर खजाना कम और IMF का नुमाइंदा ज्यादा। फूफो की खीर बड़ी अच्छी होती है। अरे फूफो माफ कीजिएगा। एज ह्यूमन बीइंग एक अच्छी प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारा मुआशरा भी अपलिफ्ट होगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है में। हफ्ते का आज पहला दिन है, बड़ा ही खूबसूरत सा, और हमारे साथ हमारी साथी मेज़बान भी मौजूद हैं। और मेरा नाम है जी अनम जुल्फ़िकार। और आज दिन की शुरुआत हम दुआओं से करते हैं कि सबका दिन अच्छा गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। और आज की अच्छी बात से शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। और अच्छी बात यह है कि बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। आप समझ रहे होंगे कि ये क्या बात करें कि बीमारी, लेकिन बीमारी पर हमेशा तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीमारी गुनाहों का कुफारा भी है और सेहतयाबी के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ भी है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल भी है कि जिस्म अगर बीमार ना हो तो वो मस्तो मगन हो जाता है, और कोई खैर नहीं ऐसे जिस्म में जो मस्तो मगन हो। क्या बात है जी, बेहतरीन। और इसी अच्छी बात के साथ आज कराची का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब। तो जी, मुल्क में एक बार फिर एहतजाज की बाज़गश्त है। जमात इस्लामी धरने पर बैठी हुई है और PTI 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे चुकी है। हुकूमत दोनों के ही मुतालबात मानने की पोजीशन में दिखाई नहीं देती है। ऐसे में ये मुजाहरे कितने सूदमंद साबित हो सकते हैं, साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से इस बारे में बात होगी। नए टैक्सेस की भरमार, ताजिर भी सड़कों पर उतरने को तैयार। नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। हुकूमत इजाफी टैक्सेस लेने के लिए बज़िद, लेकिन ताजिर इजाफी टैक्सेस देने को तैयार नहीं। ऐसे में ताजिर क्या प्लान बना रहे हैं, अंदर की कहानी जानेंगे ताजिर रहनुमाओं की ज़ुबानी। तो जी, पाकिस्तानी तलबा भी किसी से कम नहीं है। नौशहर फिरोज की उम्जा मलिक ने साबित कर दिखाया है। सिंगापुर में हिसाब किताब के आलमी मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। फख्रे पाकिस्तान आज होंगी दुनिया बोल में मेहमान। और कहीं हालात की मजबूरी तो कहीं मोहब्बतों में दूरी, यही सिलसिला ज़ीस्त है, यही है वक्त की रवानी। आओ मिलकर देखें बोल कहानी। बोल एंटरटेनमेंट के नए शाहकार ने शायकीन के दिल जीत लिए। प्रोग्राम से मुतालिक ज़बरदस्त अवामी रिस्पॉन्स पर बात करने के लिए मारूफ डायरेक्टर अमीन इकबाल हमारे साथ होंगे। तो नाजरीन, आज सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, जो गहमा गहमी चल रही है। इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना अब भी जारी है। रात गए भी मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है, लेकिन आने वाली इतलात महदूद रही हैं। एक तरफ हुकूमती हल्के दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमाओं के मुताबिक मुज़ाकरात में शराइत को नहीं माना गया। एक तरफ हुकूमत का मानना है कि जमात इस्लामी कुछ वक्त बैठकर वापस चली जाएगी, दूसरी तरफ जमात इस्लामी के कुछ रहनुमाओं का मानना है कि मुतालबात नहीं माने गए तो इस्लामाबाद में जो हालात होंगे उसके जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। हमारे पास मुस्तदका इतलात ये हैं कि हुकूमत ने जमात इस्लामी को साफ साफ बता दिया है कि IPPs मुआहदे ख़त्म करना मुमकिन नहीं और जमात इस्लामी इस मुतालबे से पीछे हट जाए। बिल्कुल जी, इस वक्त सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। और हमारे साथ जो हैं वो इस वक्त मलिक सईद आवान मौजूद हैं इस्लामाबाद में। वहाँ चलते हैं और वहाँ से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जो अमीर जमात इस्लामी का यही कहना था कि हम आवाम के लिए निकले हैं और आवाम के लिए ये एहतजाज करें, आवाम हमारे साथ। और उनका ये भी कहना था कि हम जो है अपने मुतालबात जो है मनवाने तक यहीं रहेंगे और जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते हम धरना देंगे। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी ने दीगर शहरों में भी एहतजाज करने का ऐलान किया। उनकी जानिब से जो है वो लाहौर, कराची और पेशावर में एहतजाज करने का ऐलान किया गया। आज दोबारा वो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जमात इस्लामी की जो कमेटी मुज़ाकराती कमेटी है उसके हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ पहला मुज़ाकराती दौर भी चला, जिसमें यही बताया गया कि खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुए और बातचीत को आगे चलने पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। जबकि वज़ीर इत्तलात का यही कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। हम जमात इस्लामी की इस काविश का एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द
ये धरना ख़त्म हो जाए। उनका ये कहना था कि हुकूमत की टेक्निकल कमेटी जो है इन मामलात को आगे देखेगी और वही जो है आगे इनके साथ मुदाखलत करेगी। जबकि दूसरी जमात इस्लामी के अमीर ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुज़ाहरे में जो उनका जलसा था उसमें ख़िताब करते हुए यही कहा कि हम हुकूमत को भागने नहीं देंगे और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते ये धरना और एहतजाज जारी रहेगा। उनकी जानिब से ताजरों को भी कहा गया कि ताजर भी जो है यहाँ पर आएँ, हमारे साथ दें। इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम भी आए, हम आवाम के लिए खड़े हुए हैं जी। ओके मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और नादरीन, इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आ रही है, मुज़ाकरात के कई अदवार जो हैं वो हो गए और इतलात ये हैं कि मुज़ाकरात में आपकी बातें सुनी भी गई हैं, फिर भी धरना जो है वो अब तक जारी है। सर, ये प्रोटेस्ट जो है वो कब तक के लिए प्लान किया हुआ है, कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात तो यही है कि हुकूमत ने तस्लीम तो किया है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम, एक मसला है, एक मुश्किल है, और ख़ुद हुकूमती कारिंदे कहते हैं कि ये किसी एक फ़र्द का मसला नहीं है, हर फ़र्द का मसला है। और जो उनके साथ नशिस्त हुई है तो उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक एडमिट किया है। अब यह है कि इसका हल कैसे निकालना है तो अब ये हुकूमत का काम है। हमारा असल काम तो यही है कि हुकूमत इसको तस्लीम करे कि ये आवाम का एक मसला है और हल करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। तो इसलिए आज से मैं एक मुस्बत पेशरफ्त समझता हूँ कि उनका वफ़द आया था, स्टेज पर आया था और फिर जमात इस्लामी के साथ उन्होंने बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया। फिर जमात ने उनके इस ख्वाहिश पर रज़ामंदी का इजहार किया और आप आज दोनों वफूद का बैठक हुआ है, फिर एक दूसरे के साथ अपने अच्छा सर, आप चाहेंगे कि आप अपने तमाम जो मुतालिबात हैं वो सामने रखें और ये भी बताएं कि कौन कौन से पूरे हुए हैं और कौन कौन से पूरे होने की यकीन दहानी आपको करवाई गई है। देखिए, बुनियादी बात यही है कि 1994 में हुकूमत ने जो मुआहिदा किया था IPPs के साथ और उसमें ये तय किया था कि हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जितना एक कंपनी का कैपेसिटी है उसके तमाम चार्जेस, उसके अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। और 2015 में जैसा आपके इल्म में होगा कि कौम सिर्फ 200 अरब रुपया देती थी इन कंपनियों, अब बढ़ते बढ़ते ये 2000 तक पहुंच गया है। अब ये 2000 अरब देना अब हुकूमत के लिए कितना मुश्किल है। हुकूमत फरियाद मुसलसल कर रही है। अब हमारा डिमांड यही है कि इस पर नज़रसानी करें, मुआहदों को ख़त्म कर ले, इसलिए कि इसमें सिर्फ बैरूनी लोग नहीं है, बड़ी तादाद मुकामी लोगों की है और ख़ासकर ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है। हमें लोग डराते हैं कि फिर बैनुल अक़वामी अदालत में वो जाएंगे। आपको सर मादरत कता कलामी की, आपको लगता है कि चंद हज़ार अफराद के ग्राउंड में बैठ जाने से हुकूमत IPP से मुआहदे ख़त्म कर देगी, या फिर एहतजाज के लिए कोई दूसरी हिकमत अमली भी आप लोगों ने बना रखी है? क्योंकि एहतजाज और धरने क्या दीगर शहरों तक फैलाए जाएंगे या फिर ये बस अभी तक, क्योंकि कोई साफ पिक्चर समझ में नहीं आ रही है, नज़र नहीं आ रही है, तो प्लीज़ हमारे नाजरीन को भी बताइए, हमें भी बताइए। देखिए, वो शहर एहतजाज तो हमने बहुत किए। मैंने अर्ज़ किया ना, कराची में किए, क्वेटा में किए, लाहौर में किए, पेशावर में किए और उसके साथ हर ज़िले में हमने एहतजाज की। लेकिन शहरों में एहतजाज से हुकूमत पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए तो हम अब पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ आए हैं। तो PTI का भी हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे, लेकिन हम उन तमाम मराहिल से गुजर कर अब यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा सर, कल जो है वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि शॉर्ट टर्म जो फैसले हैं इसलिए नहीं करे क्योंकि शॉर्ट टर्म फैसलों से अवाम मज़ीद परेशानी होगी, तो क्या कहेंगे उनके इस बयान पर आप? देखिए, वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना कम और IMF का नुमाइंदा ज़्यादा है और तो मुसलसल उनकी वकालत कर रहा है और उनके इशारों पर, उनके एडवाइस पे चल रहा है।
लिहाजा हर वज़ीर ख़जाना जब आता है इसी तरह बात करते हैं जो अब आप मुझसे पूछते हैं। इससे पहले जितने भी वज़राए ख़जाना आए हैं वो यही बात करते हैं कि हमने एक तवील मियाद मनसूबाबंदी की है ताकि मसला मुस्तक़िल तौर पर हल हो जाए, लेकिन वो अरसा गुजर जाते हैं और मसाइल एज इट इज़ जो कि ऐसे ही रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़जाना को तो चाहिए कि वो गैर तरक्याती अखराजात कम करे। वज़ीर ख़जाना को चाहिए कि जो कौम के बड़े लीडर बने हैं वो जो मराहत ले रहे हैं उसको ख़त्म करे। अब कल ही की बात है कि कौमी असम्बली के मेंबरान के सफरी अलाउंस में इजाफा किया, यानी फी किलोमीटर 15 रुपया इजाफा किया। अब कौमी असम्बली के मेंबरान में इल्ला माशाअल्लाह चंद ऐसे लोग होंगे जो आम है, बाकी तो अक्सरियत उसमें फ्यूडल्स है, जागीरदार है, सरमायादार है, सनतकार है। लेकिन हुकूमत का जो भी फैसला आता है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपोजिशन और हुक्मरान जमात इस पर मुत्तफ़िक़ होते हैं कि उनके मराहत में इजाफा हो जाए, तो उसके लिए तो वज़ीर ख़जाना के पास कोई हल नहीं है। सारा जोर और बोझ वो अवाम पर डालते हैं। इसलिए वज़ीर ख़जाना की ये बात अब कौम को नाकाबिल कबूल है कि उनके साथ कोई तवील मियाद मनसूबा है। ऑलरेडी उन्होंने 75 साल कौम के ज़ाया किए और मज़ीद ज़ाया कर रहे हैं। हम यही कहते हैं ना कि गबन ख़त्म करो, करप्शन ख़त्म करो और झूठ ना बोलो, अवाम को धोखा ना दो। अब इस पर क्या पैसा खर्च आता है? झूठ बोलने पर ज़मीर आपको मुलामत करे, लेकिन सच बोलने पर तो कोई खर्च नहीं आता है। ये लोग सच नहीं बोलते हैं। जी जी जी, अच्छा सिराज साहब, IPPs के मुआहदे जो हैं वो तो ख़त्म नहीं होंगे। हुकूमत ने सॉरी कह दिया है। हुकूमत ने कल रात को वाज़े पैगाम दिया है कि IPPs से मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकते। अब इनकी क्या मजबूरी है, क्या इनके ऐसे मुआहदे हैं जिसकी डिटेल तो हमारे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन हुकूमती मज़ाकराती कमेटी ने यह ज़रूर कहा है कि जमात इस्लामी के मुतालबे वज़ीर आज़म तक पहुँचा देंगे, मगर IPPs वाला मुतालबा नहीं मान सकते। अब आगे क्या करेंगे सर? वो तो मैसेंजर बनकर आए थे आपके पास, आपकी सिर्फ बात पहुंचाने के लिए वजीर आजम साहब तक। देखिए, वजीर आजम तक पहुंचाना ये उनका अपना मसला है। हमारा मुतालबा नहीं है कि वजीर आजम तक ये मसला पहुंचाया जाए। ये तो और अफसोस की बात है अगर वजीर आजम को पता नहीं है। और वजीर आजम अगर पाकिस्तान का है तो पाकिस्तानी अवाम का मुश्किलात उनको तो मालूम होना चाहिए। हम इस पर मुतमईन नहीं होते हैं कि वज़ीर आज़म को बात पहुंच गई। हमारा कोई ये अरमान नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हर हालत में आवाम को रिलीफ मिले। आज अगर हुकूमत ने आराम के साथ बात नहीं सुनी तो ये मॉब मौजूद है, लोग मौजूद है, कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि हालात की तमाम तर ज़िम्मेदारी फिर वफाकी हुकूमत पर होगी, इसलिए कि हमने तो कई सालों पर मुहित एक मौका इनको दिया, लेकिन ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये कहते हैं कि तो बुरी हुकूमत है, अब तो इनके इनके मन और मर्जी के मुताबिक हुकूमत कायम हो गई है। पूरी तरह इनको हर तरह का ताउन इस्टेब्लिशमेंट का हासिल है। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का मुश्तरका हुकूमत है। अब इनके साथ कोई बहाना नहीं है। इसलिए अगर हुकूमत चाहते हैं कि अवाम का हाथ उनके गिरबान तक ना पहुँचे और उनके घरों और महल्लात का और उनके दफातर का मुआसर तो एक ही रास्ता है कि आवाम की बात सुने और आवाम की बात माने। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका। और अरब, आपने देखा कि सिराज साहब ने जाते जाते जो है वो मॉब का भी बता दिया कि वहाँ मौजूद है और ये भी बता दिया कि कुछ भी हो सकता है। तो यानी अब गवर्नमेंट को इस चीज़ को ज़रा सीरियसली लेना चाहिए। अभी तक ऐसा दिखने में नहीं आया। फहीम, आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह से हालात चल रहे हैं, एक तरफ धरना चल रहा है, एक तरफ कोई मुज़ाकरात, कुछ मुतालिबात एक दूसरे का मानने को तैयार? मेरे ख्याल में इतना सब कुछ चल रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, एक वक्फा ले लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन बहुत हो गई है, जरूरी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं और अनम, अब आप बात कर लेते हैं आपके फेवरेट खेलों की। अरे कौन सा खेल आपका पसंदीदा है? बहुत से मेरे फहीम फेवरेट हैं। कोई एक बता देना, कोई एक जो बहुत मतलब क्रेज, माइकल आई लव यू। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक बात, मैं शुरू से ना स्पोर्ट्स में मैं गई नहीं हूँ। अच्छा, शुरू से ही
तो मेरा कोई इतना उसमें रहा नहीं कि मुझे मतलब बोर्ड गेम, कार्ड गेम, इस तरह की एक्टिविटीज हाँ, रखी हैं थोड़ा आपने? बहुत बस। ओके, चलें, ये अच्छी बात है। फिलहाल मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पेरिस पर हैं। एन इवनिंग इन पेरिस जो है वो चलने वाला है, और पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जहां बहुत कुछ नया देखने को मिला है नाजरीन, वहीं कौमों की सकाफत को उजागर करने के लिए उनके कौमी और सकाफती मलबूसात का भी सहारा लिया गया है। जी हाँ, बात कर लेते हैं मलेशिया की टीम की। मलेशिया की टीम इस वक्त आपको बताते चलें कि टाइगर स्ट्रिप्स के साथ घूमती नजर आ रही है। अगर आप गौर करें तो आपको इनके लिबास के अंदर एक सकाफती रंग जरूर मिलेगा, और ये सकाफती रंग जो है ये इनकी नुमाइंदगी करता है, इनके फ्लैग की, इनके रहन सहन की, ये सारी चीजें, मतलब ये एक मलेशियन टाइगर, आपने एक टर्म सुनी होगी, अपने आपको वो एक टाइगर की तरह वो बिल्कुल, तो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक बाघ की तरह, एक टाइगर की तरह जो है वो अटैक करते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि अगर बरतानिया का रुख किया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन वालों ने कुछ नया तो नहीं किया, लेकिन हाँ, बरतानिया की जैकेट्स, जो जंपर्स इन्होंने पहने हैं, इस बात की तरफ जरूर अक्कासी करती हैं कि बरतानिया वालों को जैकेट से बड़ा लगाव है जनाब। और आप देखते हैं जब भी, अच्छा वहाँ सर्दियाँ गर्मियाँ तो बहुत ही कम आती हैं, हीट स्ट्रोक आ जाता है 25-26 पे ही, तो ज़्यादातर ठंड रहती है, तो ये जैकेट जो है वो ये पहनते रहते हैं। ग्वाटेमाला की अगर हम बात करें तो ग्वाटेमाला बहुत ही कलरफुल हैट और बाजू पर फूल, ये ग्वाटेमाला जहाँ हर तरफ हरियाली और फूल ही फूल हैं, कलर्स ही हैं, कलर्स ऐसे हैं कि जनाब रेनबो जो है वो आपको लगता है कि ज़मीन के ऊपर बन गया है, और इनका लिबास भी ओलंपिक्स में इसी की अक्कासी करते हुए नजर आता है। बड़े ही सूदिंग कलर जिनको कहा जाता है ना, ये अक्सर अगर आप किसी डॉक्टर या किसी मेडिटेशन के लिए अगर आप कोई वीडियो देखें तो वो कहते हैं जी थिंक अबाउट ग्रीन, थिंक अबाउट ब्लू। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये लिबास भी उसी से इंस्पायर हुए हैं। और अगर हम बात करें चेक रिपब्लिक की, जमहूरिया चेक की, तो उन्होंने कौमी परचम से मुतासर होने का एक नया मुनफरिद तरीका तलाश कर लिया है जनाब। वैसे तो बेल बॉटम नुमा पतलूनों का जमाना नहीं रहा, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी इस सकाफत को नुमाया रखा है। ट्रेंड वापस आता है ना जी बिल्कुल, 70s रिपीट हो रहा है, बेल बॉटम वापस आ रहा है, डबल ब्रेस्ट जो आपके कोट्स हैं वो वापस आ रहे हैं, और इसी तरीके से जो है वो ये चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली ट्रेंड जो है वो रिवाइव होता है, एक बार आता है फिर चला जाता है, फिर दोबारा आप ये देखते हैं कि जब जनरेशन चेंज होती है तो वो ज़रूर आता है। बात कर लेते हैं जी यूएसए की, अमेरिका की सकाफत के एतबार से उनका मुनफरिद कोट और जीन्स। जी हाँ नाजरीन, और कोट पर मौजूद सुर्ख और सफ़ेद रंग जो उनके कौमी परचम की अक्कासी करते हुए नजर आ रहा है, वो आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। आपका मेरे ख्याल में इस वक्त फेवरेट मुल्क आ गया है। अच्छा, हेटी, तो बात कर लेते हैं हेटी की। तो हेटी की मुनफरिद जो पतलून है ना, हेटी में पैंट और स्कर्ट मुकामी मुसव्विर फ्लिप, उसकी पैसे जो है ना पेंटिंग का प्रिंट है। ओए होए होए, क्या बात है, बेहतरीन। ये ऐसा लग रहा है जैसे लियोनार्डो डिवेंची ने जो है ये पेंटिंग बनाई है। वैसे डिकैप्रियो ने भी एक पेंटिंग बनाई है, लेकिन उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि एक साफ सुथरा नजर आने वाला आयरलैंड जो है उसकी पहचान है, बिल्कुल नजरों की सादगी भी महसूस कर सकते हैं। और शैमरॉक ब्रोच को आप आयरलैंड की पहचान जो कि है इस वक्त सफेद कलर का शानदार सूट भी जो है वो आप देख सकते हैं। और ये आप एक सकाफती, इस वजह से इसको कहा जा रहा है ट्रेंड, क्योंकि जो चीज आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है इसमें अनम वही चीजें दिखाई गई हैं। अच्छा, कनाडा के जो है ना नए नए अंदाज, वाकई ही कनाडा की जो है ना वो पहचान है। और कनाडा में जंगलात और बर्फ की अक्कासी भी है, लेकिन इस लिबास से लगता है कि ये एक जंगली नमूना है जिसमें शुमाल के पड़ोसियों का भी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, और ख्याल रखना चाहिए। पड़ोसियों के बड़े हुकूक होते हैं। कनाडा इस बारे में बहुत सोच रहा है, इसीलिए वो अक्सर बगैर वीजा के यूएसए में भी एंट्री दे देता है लोगों को। खैर, श्रीलंका की बात कर लेते हैं नाजरीन। श्रीलंका का कदीम तहजीब की अक्कासी करते हुए जमीन जो है वो इनकी एक आइडेंटिकल फिगर है। ये 19वीं सदी के शाही दरबार की शक्ल से मुतासिर है, और ये हाथ से कढ़ाई का शानदार काम है। और बड़ा मुश्किल काम होता है ये, और बड़े दिन लग जाते हैं इसके एक एक ब्रुज को, एक एक जो मोटिव होता है उसको तैयार होने में। तो बड़ा इसी वजह से शायद ये कॉस्टली भी बहुत होता है ना। तो फहीम, बात कर लेते हैं मेक्सिको की। तो वहाँ पर सफ़ेद जो है
गुलाबी रंग का शानदार मिलाप किया गया है। साफ सुथरा जदीद अंदाज से बना हुआ ये लिबास है। जैकेट के ऊपरी बाजू का डिज़ाइन मुल्क के सबसे मशहूर शहरों की अक्कासी कर रहा है और ये काली जो टी शर्ट है वो एक ख़ास माने रखती है, यानी एल एंजल मेक्सिको की जंगे आज़ादी की 100 साला यादगार भी है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अगर हम बात कर रहे हैं यादगारों की तो बात कर लेते हैं मंगोलिया की। जी हाँ, मंगोलिया ट्यूनिक्स हाथ से तैयार किए गए हैं, हर एक में तकरीबन 20 घंटे लगे हैं। वास्कोट्स अगर आप देखें तो उसमें मंगोल सकाफत की गहराई से जुड़ी हुई अलामत भी शामिल है। और मंगोलियन आपको पता है कि जब कहीं आ जाता है कल्चर तो आपको चंगेज़ खान और ये सारी चीज़ें, ये तो अब अर्तुगरुल वगैरह देखने के बाद आपको पता चला है कि क्या होता है। और अब हमारे मुल्क पाकिस्तान के भी लिबास को जो है वो देख लेते हैं। हमारा सकाफती लिबास आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, वही सब्ज और सफ़ेद शलवार कमीज़ और वास्कोट्स आपको नजर आ रही हैं। हमारा ट्रेडिशनल लिबास भी यही है, हमारी सकाफत की अलामत भी यही है। और हमारे जो सुपर एथलीट्स इस वक्त मौजूद हैं ओलंपिक्स के लिए जो पेरिस में, उन्होंने यही लिबास जो है वो ज़ेबतन कर रखा है। और आपको ये बताते चलें नाजरीन कि ये तमाम लिबास जो मलबूसात जो हमने मुल्कों के साथ आपको दिखाए हैं, ये पेरिस ओलंपिक्स के अंदर अपने अपने मुल्कों की सकाफत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये आपको बता रहे हैं कि उनके मुल्क के क्या तासुरात हैं अपने लिबास के ज़रिए, क्योंकि अंग्रेज़ ने कहा है जी स्टाइल इज़ अ ड्रेस ऑफ थॉट, और आपकी सोमानी आपका लिबास करता है। फ़हीम, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की जानिब और आपको बताएं कि जहानत में जो है ना वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं। वो अलग बात है कि हमारे बच्चों को ना तो अच्छे स्कूल्स मिलते हैं ना अच्छा निज़ाम तालीम, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो खुशकिस्मती से अच्छे तालीमी इदारों में पहुंच जाते हैं वो यकीनन अपना लोहा मनवा लेते हैं। तो इस ऐसे ही आपके स्टूडेंट को ऐसे ही एक स्टूडेंट से मिलवाएंगे। नौशहर फ़िरोज़ की एक आर्मी कैडेट कॉलेज की तालिबा है जिन्होंने सिंगापुर में आलमी रियाज के मुकाबले में 4थी पोजीशन हासिल की है। फ़हीम, और इनका नाम है उन्जा मलिक। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी नाज़रीन, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं उन्जा मलिक से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उन्जा, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। उन्जा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आप मुकाबला जीत कर आई हैं, इस वक्त आलमी मुकाबला है ये मैथमेटिक्स का, ये जीतने के बाद यकीनन आप बहुत ही खुश होंगे और बड़ा फ़ख्र होगा, लेकिन आपके तासुरात क्या थे जब ये विनर आपको अनाउंस किया गया, और कितने आपके कॉम्पिटिटर थे, किस तरीके से ये मुकाबला हुआ, कुछ ज़रा डिटेल हमारे नाजरीन को बताइए प्लीज़। हम बताते चलें कि हम जैसे हम वहाँ पर गए तो हम बहुत सारे मुल्क आए हुए थे एयरपोर्ट पर, और हम उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया। माशाल्लाह से हमारे कॉम्पिटिटर्स तो बहुत थे, और बाकी उनकी जो हाई टेक्नोलॉजी से उनकी हर कुछ बहुत ही डेवलप था। लेकिन पाकिस्तान भी इस मामले में कोई कम नहीं है, हमारी ज़हनी हालत वगैरह हम जीनियस हैं वाकई, ताकि इसलिए तो हमने उन 36 मुल्क को कम्पीट किया। माशाल्लाह से मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहाँ पर जाकर हमें जो पूरी जो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था वो फिजिकल पर था, कि उनके जो पजल्स वगैरह सॉल्व करवाना, उनकी पूरी मतलब जो ना उनकी ना जो सारी हमारे पास होती है ना कैपेबिलिटी, वो सारी उनकी जो फिजिकल शो हो रही थी कि वो फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग है। तो हमें भी ऐसे ही पहले तो इंडिविजुअल राउंड हुआ, फिर हमारी टीम बनाई गई बहुत सारे मुल्कों के साथ, जिसमें हमारे पास हर टीम में हमारे पास 6 मेंबर थे। हर डिफरेंट कंट्री का एक मेंबर था। जैसे कि मैं जिस टीम में मैं थी, मैं एक पाकिस्तान की थी, और जो अदर 5 मेंबर थे वो अलग अलग कंट्रीज के थे। ठीक है, अच्छा, कम्बोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मेक्सिको हो गया। अच्छा, उनसे ये बताइएगा कि आप वहाँ तक पहुँची कैसे, ये आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, ये भी हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वो भी इन कॉम्पिटिशन्स में आना चाहते हैं और हिस्सा लेना चाहते हैं। जी, आप बिल्कुल इन कंपटीशन में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन जो मेरी जर्नी थी वो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि पहले मैं तो एक कैडेट कॉलेज में पढ़ती हूँ, और वहाँ पर जो हमारा ये कंपटीशन है वो हेल्ड करवाया गया, जिसके 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में इंडिविजुअल राउंड होता है फर्स्ट राउंड। तो ये हमारे फर्स्ट ऑफ कंपटीशन का जो नाम है वो सिंगापुरियन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपिक कंपटीशन, इसमें हमारे वहाँ पर वो हेल्ड करवाया गया। फर्स्ट राउंड हमने क्वालिफाई किया, देन सेकंड राउंड के लिए हम सिंगापुर भेजे गए। माशाल्लाह से हमारा वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो आप इसको जो है अपने
अपने कॉलेज के मतलब प्रिंसिपल वगैरह को कहकर वहाँ पर हेल्प करवा सकती हैं, अपना अलग एक वो जो है बना सकती हैं। लेकिन जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी उस पर करवा सकते हैं, क्योंकि हर कंपटीशन की अपनी ऑनलाइन वेबसाइट भी मौजूद है। जबरदस्त, बेहतरीन आपने बताया। अच्छा उनजा, आप नेक्स्ट मिशन क्या है, नेक्स्ट कौन से कंपटीशन में जा रही हैं, क्या टारगेट है, क्या एम किया हुआ है, जरा बताइए जल्दी से। मैं वैसे तो मेडिकल फील्ड की हूँ, लेकिन ये एक विद अपॉर्चुनिटी है कि मेरे मेट में जाकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और जो मेरी जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह वो टर्की जाना है, क्योंकि वो टर्की का भी कंपटीशन आ रहा है साइंस में, तो इंशाल्लाह मैं उसमें वो पार्टिसिपेट करूंगी और अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करूंगी इंशाल्लाह। उसमें भी मेरी एक अच्छी अचीवमेंट। अच्छा उनसे जल्दी से ये बता दीजिएगा कि सिंगापुर में आप गई थी तो वहाँ पर और कितनी कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे टोटल? सिंगापुर में जो है वो 35 से लेकर 40 कंट्रीज तक जो है ना स्टूडेंट आए हुए थे, जैसे कि हमारे पास मेक्सिको, थाईलैंड वगैरह बहुत सारे कंट्रीज थे। हमने उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ अपनी चीजें एक्सचेंज की, उनकी चीजें ली और जो है वो उनके साथ बड़ा अच्छा। वेरी गुड ओंजा, जबरदस्त, बेहतरीन, थैंक यू सो मच। आप जो है आपने ज्वाइन किया हमें, और बेस्ट ऑफ लक आपके टर्की के टूर के लिए जो कि आपने भी बताया कि आने वाला है। थैंक यू सो मच। और नाजरीन अब हमें लेना होगा एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और इससे पहले कि हम अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ें और अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएं, मैं अनम आपसे जानना चाहता हूं कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे बहुत सारे खाने पसंद है, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, वो मेरे क्या? मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे किस टाइम क्या खाना है। अच्छा, ये अच्छी बात है, यानी आपके मूड को पता है क्या खाना क्या है। ये क्यों ऐसा होता है पता नहीं। स्पेशल मेरी एक टाइम में कोई भी एक डिश नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। अच्छा आपकी कौन सी? बिरयानी और कराची की बिरयानी बेहतरीन। हाँ, अभी जो है वो क्या खाने का दिल चाह रहा है? अभी मेरा दिल कर रहा है कुछ कॉन्टिनेंटल खाया जाए। अच्छा अभी वैसे मैंने नाश्ता बिल्कुल नहीं किया हुआ। अच्छा हाँ, तो प्रोग्राम के बाद मतलब ये देखे आप तो रुदात सुनानी शुरू हो गई। मैंने तो सिर्फ ये पूछा था आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपने तो हालात बता दिए, अभी नाश्ता नहीं किया हुआ, चाय नहीं हुई। मैंने इसलिए बताया कि हमारी टीम को पता चल जाए और कुछ इंतजाम हो जाए। मुदस्सिर साहब, ये मैसेज आपके लिए था, आई रिपीट, ये मैसेज आपके लिए था। ओके जी, अच्छा जी, हम खानों की बात कर रहे हैं तो आपको बताते चले कि पाकिस्तानी खानों की दुनिया भर में धूम तो है, लेकिन पाकिस्तानी शेफ भी किसी से कम नहीं है और दुनिया में जहां भी जाते हैं उनके हाथों के बने खाने सबको ही बातें हैं। दो पाकिस्तानी शेफ सबा जवाद और अरूज खालिद ने ग्लोबल क्लिनरी चैलेंज मलेशिया 2024 में कांसे के तमगे जीत लिए हैं, जबकि दीगर जो 4 पाकिस्तानी शेफ हैं वो भी टॉप 10 कैटेगरी में रहे हैं। इसी बारे में आपकी मुलाकात भी करवाएंगे इन शेफ से। सबा हमारे साथ हैं, अरूज हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आपके मेडल्स। मैं सबा आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले इवेंट कैसे आप लोग वहाँ पहुँचे, क्या क्या आप लोगों ने इसके लिए तैयारियाँ की और इसके साथ साथ क्या डिश बनाई जिसकी वजह से आपको ये मेडल मिला? सबसे पहले तो हमें मास्टर क्लास में जो हमने एडमिशन लिया वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। और बेसिकली मैं डिप्लोमा की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ऑनगोइंग अभी कोर्स चल रहा है। और उसके बाद फिर मलेशिया का असल में जाना हमने दुबई था, लेकिन दुबई की क्योंकि वीज़े पे बैंड हुआ हुआ है तो एक्चुअली उस वजह से हमारा नहीं हो सका। फिर हमने मलेशिया के लिए हमें वहाँ से ऑफ़र लेटर आया कि आप यहाँ पे वो करें। वहाँ हम लोगों ने मलेशिया के लिए गए और फिर यहाँ से हमारे शेफ्स ने हमें ट्रेनिंग दी। फिर उसके लिए आपकी एक प्रॉपर वो होती है कि पूरा डिश के अंदर आपके एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे खाना बनाया, प्लेटों में डाला एंड दैट्स इट, सर्व कर दिया। बट वहाँ पे आपको प्रोटीन, कार्ब्स, सब चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक डिश की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जो मेरी डिश थी वो थी हरियाली चिकन विद फालसा सॉस। तो उसके नीचे ये था कि फिर उसके साथ टेपियोका पर्ल्स का एक क्रैकर था जो हमने बनाया था। और ये मेरा जो प्लस तो नहीं कह सकते खैर, लेकिन हमारे शेफ्स ने भी बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से ब्रॉन्ज जीता, मैंने और जो मेरी को पार्टनर थी अरूज ने। तो अच्छा, आप लोगों ने एक ही डिश बनाई थी? मेरी डिश अलग थी, उनकी अलग थी, बट मेन हमारा जो था वो हमारा चिकन कैटेगरी थी और लाइव कुकिंग थी हमारी वहाँ पे। और कितने मिनट्स में? 60 मिनट्स के अंदर आपको जी
ओके, तो अरूज से भी जान लेते हैं। अरूज, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने कौन कौन से डिशेस बनाए? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मैंने बनाई थी पैन सीड लेमन गार्लिक चिकन विद मैंगो स्वीट चिली सॉस। अरे वाह, ये कुछ ज्यादा खट्टी मीठी डिश हो गई। हाँ, है ना? खट्टी मीठी साउंड्स लाइक वेरी खट्टी मीठी। पाइनएप्पल चिकन से ज्यादा मिलती जुलती कुछ हो रही है। तो ये आपको ये टास्क दिया गया था या आपको कह दिया था भाई कुछ भी बना के ले आए? नहीं, हम लोग के साथ पहले थ्योरी क्लास हुई थी, तो उसके साथ हमारी रेसिपी पहले डिसाइड हुई थी, उसके बाद फिर हम लोग ओके। तो ये डिश आउट करने के लिए कितने सेगमेंट्स थे इसके, मतलब कुछ इसके टोटल साथ 6 क्लासेस थी। 6 क्लासेस थी। नहीं, जब ये आपने अपनी जो ये डिश है इसको प्लेट जब आप सर्व करते हैं तो इसके भी सेगमेंट्स होते हैं ना कि इतनी इतनी चीजें होनी चाहिए। मिनट्स ही हमें सब कुछ करना है। विद इन 60 मिनट्स सब कुछ करना। अच्छा, टोटल टाइम आपका 60 मिनट्स है, तो वो आपको खुद को मैनेज करना है। और कितनी, जब हम लास्ट मिले थे एक और इवेंट हमने भी लास्ट वीक कवर किया था, तो उसकी जो कंटेस्टेंट आए थे उन्होंने बताया था हमें कि हर डिश की जो है वो 2 प्लेट सर्व होती है जी। ऐसा ही है, एक डिस्प्ले के लिए और आइडेंटिकल। तो ये 60 मिनट्स में आइडेंटिकल 2 प्लेट्स बनानी है। ओके, यानी ये बन तो एक ही बार जाएगी, लेकिन जो आपको उसकी सर्विंग है प्लेटिंग, वो 2 सर्विंग्स होती है, इसमें टाइम ज्यादा जाता है। ऐसा ही है ना? जबरदस्त। तो आप लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है। मैं जानना चाहूंगा जो गोल्ड लेके गया है, जरा उसका हाल बताएं, वो क्या बना गया? उनकी क्या डिश थी? हाँ, उनकी भी चिकन में थी। ओके, हाँ। अच्छा, टोटल सबने चिकन में ही बनाया? हमारी कैटेगरी थी उसमें सारे चिकन थे, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग थे। टोटल चिकन पे ही बनाना था आप लोगों को, चिकन का ही टास्क मिला था। तो गोल्ड वाले ने ऐसा क्या बना दिया भाई जो उसे गोल्ड मिला है, जरा ये तो बताएं। तो देखा तो होगा ना। से था गोल्ड जिनको मिला है, वो किस कंट्री से था? एक अज़रबैजान से था। अज़रबैजान से, हाँ। और तो पुलाव बनाया होगा। और चाइना से थे। तो बट ये कि वो हम उनका जो वो था द वे दे कुक और उनका जो टेक्निक्स थी वो थोड़ा बहुत अलग था हमसे। एडवांस कहेंगे आप उसे या डिफरेंट? हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं उसको, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी। हम बेसिकली अब वो चीजें लर्न कर रहे हैं, बट वो ऑलरेडी सब चीजें वो कर आए हुए थे। हम लोगों ने वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स देखे ना, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। नहीं मिलते, ये बात आप सही कह रही हैं। यहाँ अल्लाह अल्लाह करके तो अब वो एयर फ्रायर है। हाँ, वो ना वो 25 साल से चल रहा था यूएस में, यहाँ अब आया। हम तो यही कहते हैं नहीं नहीं भाई, ये बिजली से चलने वाली चीजें तो सेहत के लिए नुकसान है। हमारे तो राइस भी अभी तक उसमें पॉट में कुक होते हैं। और जो हमने, क्योंकि हमारा 3rd डे कॉम्पिटिशन था, फर्स्ट और सेकंड डे जो हमने वहाँ पे देखा था, तो वो ऑब्जर्व बहुत सारी चीजें की, जो कि हमारा बहुत प्लस पॉइंट था। अच्छा, कि आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया। मतलब वहाँ पे हम लोग जब माईटेक में गए थे, हमने एक काउंटर पे देखा जाके और सब चीजें देखी, वो अवन कैसे यूज कर रहे हैं। वो लोग तो जो राइस भी कुक कर रहे थे, वो उनके स्टीमर्स लगे हुए थे, उसके अंदर वो स्टीम में कुक कर रहे थे। और हमारा पाकिस्तानियों का वही है कि हमने अभी भी पॉट में कुक करने, छन्नी में उबाल देते हैं। हाँ, अब वो ठीक है, लेकिन हमें ये एक मिसकंसेप्शन भी तो है ना हमारे पास कि भाई बिजली की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन जब गैस, ये तो थैंक यू सुई गैस वालों का जिन्होंने शॉर्टेज की, तो हमें पता चला कि नहीं भाई, हम माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक चूल्हा, इलेक्ट्रिक कैटल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। और ये सब अब होने लगा है। अच्छा, मुझे बताइएगा, सबसे ज़्यादा मैंने सुना है जब भी मैं किसी शेफ से मिला हूँ कि जो ये टेम्परेचर कंट्रोल कुकिंग होती है, ये बड़ी डिफिकल्ट होती है कि कितना टेंडर है, कितना जूसी है, ओवर कुक तो नहीं हो गया, अंडर कुक तो नहीं है। और इन चीजों को मेजर करने के लिए हमारे यहाँ बड़ा फुकदान है। जो इक्विपमेंट की आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारे पास तो ले दे के एक थर्मोस्टर है, बस उसी से पता चल जाता है कि जी कितना गर्म हुआ। लेकिन इसकी टेक्निक्स जो हैं, ये वहाँ आप लोगों को दुश्वारी हुई या आप लोगों ने इसको, क्योंकि माशाल्लाह से ब्रॉन्ज आप लोगों ने जीता है, तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज को तो क्रॉस कर गए होंगे। नहीं, हमारे शेफ ने पूरा हमें टाइमिंग वगैरह के लिहाज से सब कुछ प्रिपेयर करके भेजा था, तो हमें इसकी डिफिकल्टी नहीं हुई। अच्छा, इसलिए कोई मुश्किल नहीं हुई है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने बना लिया है। आदम, वैसे क्लासेस लेना चाहेंगे कुछ बनाने के लिए? मैं तो हरा भरा चिकन सीखूंगा क्योंकि मेरा हरा भरा परिवार है। और हमारे पास 2 शेफ मौजूद हैं, तो हमें इनसे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। 3 शेफ मौजूद हैं। नहीं, मैंने मास्टर शेफ के 3 सीजन देखे। नहीं, स्पेशली मुझे तो कुकिंग का वैसे बहुत शौक है, लेकिन स्पेशल जैसे शेफ्स लोग बनाते हैं उस तरह से हम लोग तो नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन यही फर्क होता है शेफ के अंदर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए उनसे कुछ बनवा दूं ना, इसलिए कह रहा हूं। और शेफ में बहुत फर्क होता है। अच्छा, आप लोगों ने बेकिंग का भी कुछ किया वहाँ पर या फिर? नहीं, हम लोग कुलिनरी के स्टूडेंट्स हैं ना। अच्छा, ये तो भाई इनकी एक्सपर्टीज है। सिर्फ हमें ये स्टेक भी चिकन में खिलाते हैं अगर उस दिन खिलाना होता तो, क्योंकि उस दिन जो है वो इनके पास सिर्फ चिकन में ही कुछ ना कुछ बनाना था। अच्छा, आपको वैसे बेकिंग? हाँ, हमने बेकिंग का भी किया, ओवरऑल किया। अच्छा, लेकिन हमने एडवांस बेकिंग नहीं सीखा। एडवांस बेकिंग, ओके जी, चलो ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए आपकी फेवरेट नहीं बल्कि आपकी जो बेस्ट डिश है, आप दोनों की मैं चाहूंगा कि जाने से पहले जो है वो बताएं, जो आप सबसे अच्छी बनाती हैं।
स्पेशलिटी तो चिकन में ही है, चिकन में आप कुछ भी बनवा लें। नहीं, जो सबसे अच्छा होता है, जैसे होता है ना अम्मी का कोरमा बड़ा मजे का होता है, दादी की बिरयानी बड़ी अच्छी होती है, फूफो की खीर बड़ी अच्छी होती है। अरे फूफो माफ कीजिएगा। हाँ, मेरी जो सबसे घर में सब पसंद है वो है कि मैं कढ़ाइयों के बहुत सारे वर्जन बना लेती हूँ। कढ़ाइयाँ आ गई हैं यहाँ पर। मेरा बिरयानी पुलाव, आप फैमिली का दो अलग अलग चीजें हैं भाई, मतलब बिरयानी या पुलाव? बिरयानी पुलाव। अच्छा, बिरयानी या पुलाव। आप कितनी टाइप्स की बनाती हैं? कढ़ाई में तो बहुत सारे वर्जन आ गए, लाइक अगर आपने व्हाइट कढ़ाई बनानी है और रेड कढ़ाई है, फिर कोयला कढ़ाई है, फिर अब बलोची कढ़ाई है, जंगली कढ़ाई, चरसी कढ़ाई, टिक्का कढ़ाई, मतलब बहुत सारे वर्जन है। बेसिकली वो टेक्निक्स हैं। आप चरसी कढ़ाई कौन सी होती है? हाँ, वैसे मैं भी ये नाम सुन के ना हमेशा इस पे हो जाती है, ये चरसी क्या है? काइंड ऑफ टिक्का है, बस उसको हमने थोड़ा सा ना एक लेटेस्ट खास हर्ब इसके अंदर ऐड डालते हैं, थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में वो कर दिया, बस दैट्स इट। उसका ये वो है, अदरवाइज अब जस्ट लाइक जैसे बलोची कढ़ाई आप देखो, इसमें सारे सिर्फ ड्राई मसाले उन्होंने डाल के एंड दैट्स इट, वो कुक हो जाती है। एक स्पेशलिटी है ना भाई, अपने इलाके की एक स्पेशलिटी है। इस वजह से ये जो चरसी टिक्का है ये पेशावर से जो है वो मशहूर हुआ, नमक मंडी के अंदर जो है। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप आराम से खाएं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर, फिर मैं भी खा लूंगा। थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू सो मच उरूज, आप लोग यहाँ पे थे एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ब्रॉन्ज। और हम दुआ करते हैं कि अगली मरतबा आप लोग गोल्ड जीत कर आए, और अगली मरतबा जब आप लोग यहाँ पर आए तो अल्लाह के वास्ते कुछ बना के भी लाएं, ताकि हम भी टेस्ट करके बता सके कि हाँ जी ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और अनम, हमें कहा जा रहा है कि हमें एक वक्फा लेना है क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब जो है जो हमारे पास खबर आने वाली है वो आपके लिए बहुत ही खास और अहम सेगमेंट है, तो प्लीज टिके रहिएगा। अनम आपको बताएगी कि आगे क्या। स्ट्राइक्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कराची समेत मुल्क भर के जो ताजिर हैं वो इजाफी टैक्स और भारी बिजली के बिल्स के खिलाफ अब किसी फैसला कुन एहतजाजी तहरीक की जानिब जा रहे हैं। ज़राए से इत्तला जी आ रही हैं कि मुल्क भर में एक साथ हड़ताल का इम्कान है, जबकि अंदरून खाना मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों में हिकमत अमली तय की जा रही है। जबकि एक बड़े एहतजाज का हवाला देते हुए कुछ ताजिर रहनुमाओं ने इस खबर की तस्दीक भी की है कि जिनमें जमील पराचा हैं, अजमल बलोच साहब हैं, अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के सदर इफ्तिखार फ़िरोज़ भी शामिल हैं। मामला यहाँ तक कैसे पहुँच गया और इस बड़े एहतजाज के वजूहात क्या हैं और क्या तैयारियाँ चल रही हैं? जी नाज़रीन, इस सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर, काफ़ी अरसे बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन ये जो आपने पर्चा हाथ में थमा दिया है इसको देखने के बाद तो सर थोड़ा सा चकरा गया है, घूम गया है। और हर चीज़ के अंदर जो है वो मतलब आप देखें, दाल मूंग की दाल में 120 रुपये बढ़ गए हैं, 155 चने की दाल में बढ़ गए हैं, और ये होलसेल के रेट है। ये जब रिटेलर के पास जाएगा और जब हम जैसे कंज्यूमर्स के पास आएगा तो हम इजाफा हो जाएगा। क्या हम तो सिर्फ तस्वीरें ही देख पाएंगे इन चीज़ों की? आपने मेरे ख्याल एक आध प्रोग्राम मेरे साथ भी किया होगा। आप ये समझ लें कि ये तो इंटरनेशनल बाज़ारें बढ़ गई हैं। जैसे इंडिया हमारा बायर होता है 1 अरब और 30 करोड़ का मुल्क है, बांग्लादेश लेता है, श्रीलंका लेता है, और पाकिस्तान भी बायर होता है। अब जब उनकी बाइंग ज़्यादा होती है तो रेट बढ़ जाते हैं। जैसे ये 700 रुपये में US डॉलर में काला चना मिल रहा था, जी बिल्कुल, आज 1100 है। आप ये मूंग दाल देखें, मूंग दाल जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये आ गई आपकी मूंग दाल 220 रुपए की थी, 340 की हो गई, 120 रुपए बढ़ गए। 900 US डॉलर में आप क्या कर लेंगे? ऐसे ही ये सब तकरीबन बढ़ गई हैं। जो आप ना पूछना चाहें, जी जी बिल्कुल, सफेद चने देखें आप, काबली चना जो है, काबली चना देखें, काबली चना 140 रुपए जो है वो बढ़ गया है। चने की दाल 150 रुपए बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई। चने की दाल 1 नंबर जो है वो 155 रुपए बढ़ गई है। चावल जो है वो 40 रुपए बढ़ गए। बासमती सेला 55 रुपए बढ़ गया है। बासमती सेला नंबर 2 60 रुपए बढ़ गया है। और ये तो जितने भी हिंसे आ रहे हैं देख के ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट डबल होते जा रहे हैं प्राइस। हाँ, अब बात करें कि ऑलमोस्ट डबल होते जा रहे हैं। अब बात हम पहुँचते हैं कि ये क्या वजूहत हैं। एक तो ये हो गया कि हमारे इंटरनेशनल बाजार हैं। चावल से क्या ताल्लुक है? वो तो हमारा लोकल क्रॉप है, बिल्कुल है ना, लोकल क्रॉप। लेकिन अभी ये मराइल आ गए हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स उन पे लगा दिया गया है 2.2%। जी, अब आप देख लें कि 300 रुपये के आइटम में 2% लेंगे आप, तो क्या कितना फ़र्क पड़ जाएगा? आप ये भी तो देखें। अब ये इसकी चेन बनेगी। पहले तो ग्रोड से आएगा माल, फिर जाएगा मिलों पे, दूसरे को लगेगा 2.5%, फिर होलसेल पे जाएगा, फिर 2.5%,
फिर जाएगा रिटेलर पे, फिर 2.5%। आप ये बताएं कि एक चीज़ को 10% बढ़ाना, विथ होल्डिंग टैक्स तो था ही नहीं। एसेंशियल आइटम में 75 साल की तारीख में बेसिक नेसेसरीज को छेड़ा ही नहीं गया है। बिल्कुल। यानी आपने ये भी देखा होगा कि गंदम पे भी सब्सिडी दी जाती थी कोई ज़माने, खत्म। अब बताएं चावल, दाल, आटा, चीनी, ये तो खुराक है ना बेसिक। आप उस पर भी कदगन लगा रहे हैं, आप उसको भी FBR में ला रहे हैं, रोजगार बचाओ स्कीम जो ला रहे हैं। जी। अब उसमें जो मैंने देखा, पान वाले का चालान 60,000 रुपये महीना। हाँ जी। और दूसरी दुकानें अभी मुख्तलिफ जिन पे बिल्कुल ही कारोबार है ही नहीं। देखें, जब बिजली का यूनिट 70+ 80+ चला जाता है, कौन सा व्यापार करेगा? और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहें 25-30 हज़ार में तो खुदकुशी कर सकता है। ऐसा ही है। हवा खा सकता है, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, पहले तो ग्रोसरी है दाल नहीं। रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, वो तो हो ही नहीं अब सकता। देखिए ना, दाल और रोटी भी पहुंच से दूर होती जा रही है। अब आप वो बच्चों की फीसें कैसे भरेंगे? दवाइयाँ हों तो कैसे लेंगे? 1-2 कपड़े हों तो आप एक धो के पहनेंगे। ये किस तरह का अलमिया है? ये अलमिया IMF के जो ये वज़ीर ख़जाना जो ऐलानात करते जा रहे हैं, वो तो मुल्क के बिल्कुल ही खिलाफ है। और गरीब आदमी तो इसमें सिर्फ खुदकुशियां कर रहा है। अब आप IMF का तो अपना मौक़िफ़ है कि वो कहता है अमीरों पे टैक्स लगाएं, गरीबों की लगाएं। देखें, आप अशराफिया जितनी भी है, क्या उनके ऊपर तो रियायत ही रियायत है। ब्यूरोक्रेट पे देखें, सियासतदानों पे देखें, चारों सूबाई असम्बली, सेनेट, कौमी असम्बली, आप ब्यूरोक्रेट, उनके भी ब्यूरोक्रेट नीचे के 15 गाड़ियां, प्रोटोकॉल। आप क्या करते हैं? पेट्रोल उनका किराया फ्री, बिजली फ्री, अब उनके गार्डों का भी। और जो जब आप ट्रैवलिंग का हो जाता है कायम मकाम, उस पर मराते हैं। आप SSP, SP, DIG, उनका प्रोटोकॉल देखें, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। ये कमिश्नर, DC सब देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुल्क अशराफिया के लिए नहीं बना है, और गरीब और मिडिल आदमी तो गरीब हो गया। अच्छा हाजी साहब, अशराफिया की अगर बात करें तो IPPs का भी एक मैटर चल रहा है, जिसमें 40 ख़ानदानों के जो हैं वो नाम तो अभी तक वाजे नहीं हो सके, लेकिन ये इशारे दिए जा रहे हैं कि 40 ख़ानदान हैं जो कि इसके बेनिफिशरीज हैं। तो ये कौन से अशराफिया हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, 40 जो ख़ानदान हैं वो चाइना गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर है, और हमारे कुछ सियासतदान भी हैं। जाहिर सी बात है, बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं। अब 2000 अरब या 2800 अरब हम ख़जाने पे लोड डाल रहे हैं, 24 रुपये यूनिट, गरीब अमीर सब पे। उतना तो लोड है ही नहीं जितना वो देना भी नहीं चाह रहे, और ख़त्म हो चुके हैं ये कारखाने। तो इसको पाला क्यों जा रहा है? ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किए, आप हुकूमत वक्त जाए, वज़ीर आज़म जाए, वज़ीर ख़जाना जाएँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाएँ कि ये 40 आदमियों के हम हाथ जोड़ते हैं, ये गरीब पिस गया है। तो ये हो सकता है, ये साल से चल रहा है। और ये लोड अगर बंद नहीं किया गया तो मेरा ख्याल है इंडस्ट्रियाँ भी बंद हो जाएंगी, और जो कमर्शियल यूनिट या घरेलू सार्फिन ये भी नहीं भर सकेंगे। तो सर, ये तो जमात इस्लामी ने इस वक्त धरना दिया हुआ है इसी बात को लेकर के, तो क्या ताजिर बिरादरी उन्हें सपोर्ट कर रही है इस कॉज पे? देखें, हम सियासत से ताल्लुक नहीं है, जो भी पार्टी हो अच्छी बात करती है उसमें शामिल होना चाहिए इंसान। तो आप हो रहे हैं इसमें शामिल? मैं तो मुनीबुर रहमान के साथ ही था, हाफिज नईम रहमान से। तो जब हमने ताजिर कन्वेंशन किया तो जब भी मेरे को बुलाया था कि आप तकरीर करें, जावेद बिलवानी ने की थी। हमें दिखाता हूँ आपको, आप बोलें कि मैंने ये कहा तो एसेंशियल आइटम में आप इस तरह ना करें, तो बोला उधर उठाई आवाज़, उधर भी धरने में भी थी। वो पॉइंट तो नोट करते हैं ना कि आप ताजिर क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपका एक मौक़िफ़ है। ये जो आप एहतजाजी तहरीक कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कराची के ताजिर शामिल हैं या ओवरऑल पूरे मुल्क में ताजिर? अच्छा, अच्छी बात कही आपने। देखिए, ये जो एक सेक्टर है ना, ये जो आप ताजिर, अंजुमन ताजरान, और ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, गारमेंट्स वाले, ये वो सब मिला के हैं ये। ठीक। अब आप चलें, ये जो बेसिक आइटम है हमारा, चावल, दालें, आटा, वो हमने पहले ही तहरीक चलाई हुई है कि ये 30 तारीख तक हमने टाइम दिया था। 25 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको शायद पहुंची। जी बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने यही कहा था कि भाई आप लोग सब शामिल हों, जिसने रज़ाकारान शामिल होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरा पंजाब, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, सभी शामिल हो गए। पूरे मुल्क के ताजिर? जी हाँ, ये मुल्क के ताजिर। और आप देखें हैदराबाद, हम कराची वाले, सखर,
ये सब लोगों ने एक तहिया किया हुआ है कि 30 तारीख तक अगर कोई बात बनती है तो लाएमल ऐलान करेंगे और शायद 31 कर दें या पहली कर दें, बहरहाल ऐलान होना है। अच्छा, ये जब एहतजाज आप करेंगे और ये सारी चीज़ें आप यकीनन बंद करेंगे कि भाई अब इसकी जो है वो फरावानी नहीं है, तो इसमें भी गरीब पिसेगा फिर? देखिए, दो बातें होंगी। जी बताइए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये आटे का जो बहरान हुआ ना, 3 दिन बंद हुआ, तो आटा बेसिक होता है कि मिल नहीं रहा था और मैं उनके साथ उसी कमेटी में था। तो मैंने कहा यार ये आशूरा है, तो आशूरे का एहतराम करते हुए इसको पोस्टपोन कर दें। और जब उन्होंने माना कि हाँ यार 3 दिन के बाद पोस्टपोन की, फिर वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि ये विथ होल्डिंग टैक्स हम हटा रहे हैं और जो पेट्रोलियम डीलर थे उनका भी हटा दिया गया जी। अब ये बताएं कि एसेंशियल आइटम तो आटा भी है, चीनी भी है, चावल भी है, तो जब बेसिक आइटम आप फराम नहीं करेंगे आवाम को, दालें भी, तो फिर आप वो खाएंगे क्या? यही तो सिर्फ हवा खाएंगे, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, क्या खाएंगे? और जब खुदकुशियां लोग कर रहे हैं ना, ये आपको इल्म ही नहीं है कि जैसे अमवात हो रही हैं कि हीट स्ट्रोक से इतने आदमी मर गए। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ये तादाद 10 गुना ज़्यादा होगी। पूछे मुझे क्या वजह है? देखिए, घरों में बच्चे बच्चियां रोडों पे बैठे हुए हैं, गर्मी में हवा नहीं आ रही, हफ्स इतना होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसमें हीट स्ट्रोक हो जाता है। घरों में ही रहते हैं, इंतकाल हो गया, फैमिलीज़ का कोई इंतकाल हो गया, लेडीज़ का, बच्चों का, वो तो एंट्री में नहीं आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ये जो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इससे तो आपके कारोबार में भी बहुत इफेक्ट हुआ होगा? देखें, रेट कम होना ये अच्छा होता है जी। ये रेट बढ़ने से वॉल्यूम भी कम हो जाता है और कुव्वत खरीद। देखें, आपसे बात क्लियर करूं कि ये दालें और ये चावल वगैरह जो आदमी 1 किलो लेता था वो पाव ले रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब वो 1 किलो में 40 आदमी खा लेते हैं, जो तकरीबन 4-5 दिन का उनका काम हो जाता है। अब वो पाव पे आ गए हैं। अब वो पानी उनको नहीं मिलता, कोई सहूलत है नहीं, तो आप क्या समझ रहे हैं दुकानदार हजरात क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? कुछ देखें, आप बताएं कि कोई आदमी किराए पे है, उसके ऊपर ताजिर दोस्त स्कीम, उसके चालान निकाल दिए गए 32,000, जिसके कोई इल्म नहीं है कि FBR को इतना पावर है कि वो 60,000 उनके ऊपर लगा दे, 1 लाख लगा दे, 10,000 लगा दे। लेकिन आप बताएं कि इसका मैकेनिज्म क्यों नहीं बना आज तक? ये हर बजट के बाद जो है ये FBR जो इस तरफ आके एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या कोई बजट के अंदर टास्क दे दिया जाता है कि भैया आप जो ये आपने टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है। अब टारगेट के लिए तो वही गरीब रहता है जी। और जब आप इसको ऐसे करते रहेंगे तो आवाम में एक इंतशार फैलेगा और मुझे अल्लाह ना करे, हम तो दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान हमारा है और हमारे पास भी नेशनलिटी, हम चले जाएं, लेकिन हम इस मुल्क को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही बात है जी। तो हम यही कहेंगे, आप सब लोगों से, टीवी के तवज्जुह से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस कौम पे रहम खाएं और जितने भी टैक्सीज हैं विथ होल्डिंग टैक्स, जो एसेंशियल आइटम थे, उनको 75 साल की तारीख में नहीं किया गया। वज़ीर ख़जाना साहब, आप अगर सुन रहे हो और आला हुकाम सुन रहे हो, वज़ीर आज़म सुन रहे हो, तो ज़रूर FBR के चेयरमैन भी सुने कि ये इस तरह का माहौल, अगर गरीबों के खुराक की आप उसके ऊपर और ओवर चार्जेस लगा देंगे तो ये नहीं चल सकेगा। दुरुस्त फरमाया साहब आपने। कल वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं, उनसे आप लोगों के वक्त की मुलाकात भी है, बिल्कुल। तो क्या आप कोई श्योरिटी लेंगे इस मरतबा कि भाई, या फिर लाए अमल तैयार करेंगे? देखिए मैं सच बोलने का आदमी हूँ, श्योरिटी तो इन्होंने कुछ भी नहीं देनी है। इन्होंने जैसे वहाँ दिए जमात इस्लामी के धरने में, वैसी वो देखें, तलाल चौधरी साहब थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो उन्होंने कहा कि हम तो इसमें से 19-20 रद्द-बदल नहीं करेंगे IMF के मुआहदों से। तो फिर वहाँ खड़े हैं, वो बोलते हैं हम कुछ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं उस गली जा, आखिर तक के नीचे लेट जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा फट जाओ तो ख़त्म हो जाए। तो ये बस मैं यही कहूँगा कि आवाम के लिए सोचना है। और देखें, हमें अमीर बनाया तो ये नहीं है कि दूसरों के लिए ना सोचें, ताजिर बिरादरी भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोचे
तकलीफ़ बहुत है। अब एक बिजली का बिल 20,000 रुपये और 35,000 की तनख्वाह, तो आप मुझे बताएं कि ग्रोसरी कैसे दुरुस्त फरमाया हाजी साहब आपने कि आपकी बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि जी आप अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचें और जितने भी लोग हैं, जितने भी सरमायाकार हैं या जितने भी सनतकार हैं, वो सब अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखें। बड़ा मुश्किल वक्त है, उनको आपकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। देखें इसमें देखें जब इस यूनिट पे पहुंच चुके हैं हम 70+, तो आप बताएं कोई इंडस्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी। मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं चलेगी, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, 1500 फारिग, 1000 फारिग, 500 फारिग, 25 फारिग, 50 फारिग, जाहिर सी बात ये कहाँ जाने हैं? कॉस्ट कटिंग, डाउन साइजिंग, ये सब होगा, ये सब होगा अभी। तो मेरी इसीलिए यही गुजारिश है कि आप तमाम हजरात से, आपके तवज्जुह से भी, कि भाई आप कम से कम एम्प्लॉइज़ का इस मुश्किल वक्त में ख्याल रखें और उन्हें ना निकालें और उनके लिए जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ अरेंज नहीं कर सकते। जैसा चल रहा है वो चलने दीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हाजी साहब, आप हमारे साथ थे और हम दुआ करते हैं कि आपकी कोशिशें जो हैं वो रंग लें और आवाम को कुछ रिलीफ मिले। नाजरीन, एक वक्फा शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात होगी मौसम की। क्या ख्याल है अनम? आज कराची का मौसम तो बहुत ही खुशगवार है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुबह तक तो अच्छा था, लेकिन अभी नेक्स्ट कुछ कहा नहीं जा सकता। कराची के मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी एक एरिया में बारिश हो रही हो तो दूसरी जगह पर जाओ तो वहाँ आपको बिल्कुल एक ही एरिया में भी कराची में ऐसा होता है, सामने बादल बरस रहा होगा, यहाँ पर आपको जो है वो कह रहा होगा मैं नहीं आऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब में जो मानसून सीजन है वो 5 की जो बरसा रुत है वो जारी है और बराने रहमत का नजूल जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम कर गया है। लेकिन बदकिस्मत शहरियों के लिए नाकिस इंतजामात ने सड़कें तालाब बना दी हैं, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये इनसे पता नहीं कब जान छूटेगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में जो बारिशों का सिलसिला है वो आज भी जारी रहेगा, जबकि सिंध में रवां हफ्ते मानसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री मुमकिन है। जी नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जी सरदार साहब, क्या ख्याल है आपका? आज मौसम जो है वो कराची का बड़ा बेहतर हो चुका है। आज वो स्पेल आने वाला है जिसका आपने जिक्र किया था। देखिए, आज रात से इम्कान है कराची में। दिन को तो वही जैसे सुबह हुई है, कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं लाइट रेन हो सकती है। शाम अभी भी हो रही है काफी जगहों पर। जी लाइट वही ड्रिजल ही है और ड्रिजल और कुछ जगहों पर उसे कह सकते हैं। तो रात गए से इम्कान होगा या अर्ली सुबह कल फिर थंडरस्टॉर्म के साथ, गरज चमक के साथ तेज स्पेल निस्बतन बारिश का कल का दिन इसी तरह से गुजरेगा। अच्छी बारिश है कल कराची में और सिंध के दूसरे शहरों में भी। चलिए, ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई कि अच्छी बारिश हो रही है। ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मानसून की, कोई आपके पास ऐसी इतलात हैं कि जहाँ पर आप कोई हैवी रेन एक्सपेक्टेड हो या ऐसा लगे कि जी मामलात बिगड़ सकते हैं? डैम्स की क्या सूरत हाल है इस वक्त? इंडिया के डैम्स की भी बताइएगा और हमारे डैम्स की भी बताइएगा। डैम्स मैंने समझा। अच्छा, डैम्स की देखिए वो फ्लो तो फिलहाल तक तो नॉर्मल है, क्योंकि फॉर्चुनेटली जो दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज हैं ना, उनमें इतनी बहुत ज़्यादा बारिश अभी तक उस तरह का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या हैवी स्पेल नहीं हुआ है। जनरली मॉडरेट स्पेल ही रहा है। लेकिन आगे जो स्पेल है, ये स्पेल बेसिकली एक आध दिन के वक्फे से या उसकी शिद्दत में कमी के साथ फिर ये 2-3 अगस्त से ऑनवर्ड जो है, अगस्त के पहले हफ्ते के आखिर तक यानी अगले वीकेंड तक बहुत तेज़ स्पेल है। पंजाब के बेशतर इलाकों में, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में, खासकर शुमाल मशरकी जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, उसमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद और ऊपर जोब और पहाड़ी जितने इलाके हैं, उसमें दोबारा से नदी नालों में तुगयानी आकर अच्छी खासी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। और पंजाब में भी अच्छी बारिशें हैं इसके नतीजे में, खासकर नॉर्थ ईस्ट पंजाब में इस स्पेल के नतीजे में पहाड़ी एरिया में जब अच्छी बारिश होगी तो फिर बहाव बढ़ सकता है। अदरवाइज जो है वो जो उनके मैक्सिमम लेवल है उससे थोड़ा ही नीचे 20-30 फीट पानी मजीद फिट जो होता है वो इतना कम है, बस क्लोज टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक सर, जैसे कि आपने बताया कि बारिशों का सिलसिला जारी होने वाला है या जारी है, तो कराची का मौसम कदरे बेहतर है पहले से, तो इम्कानात है आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी?
जी बिल्कुल आएगी। देखिए अगस्त अब शुरू होने वाला है, तो अगस्त का महीना जुलाई के मुकाबले में और भी कम टेम्परेचर होता है, उसका थ्रू आउट क्लाउडी रहता है ज़्यादातर और सी ब्रीज चलती रहती है। हाँ ये है कि जिस दिन कोई लो प्रेशर एरिया दोबारा से कराची के जुनूब में बन जाए या ईस्ट साइड पे उधर राजस्थान साइड पे उधर से अप्रोच करे तो टेम्परेरीली विंड सस्पेंड हो जाए या विंड ना चले तो हब्स हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा मौसम। और ये जो कल की बारिश है उसके बाद अगला जो स्पेल है 3 से लेकर 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक 2 या 3 दिन का स्पेल होगा, वो ज़्यादा तेज़ स्पेल है कराची में भी और सिंध के दूसरे इलाके। अच्छा सरदार साहब एक चीज़ बताइएगा कि अभी जो कराची में गर्मी पड़ी है, बड़ी शदीद गर्मी थी, इस पर लोगों ने जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स आए कि जी दरख्त लगाओ, दरख्त बहुत ज़रूरी है, दरख्त की वजह से जो है वो ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो इसका ताल्लुक ग्लोबल वार्मिंग से आ रहा है या वाकई हमारे पास इतनी किल्लत हो चुकी है कराची शहर के अंदर कि उसका टेम्परेचर जो है वो अब दुबई को बीट करने लगा है एक आध मकाम पे? नहीं, दुबई का टेम्परेचर तो खैर बहुत ज़्यादा है और कराची के मुकाबले में देखिए कराची में जो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि और वो हो सकती है किसी भी वक्त हो सकती है कि कराची के साउथ में समंदर के अंदर कोई लो प्रेशर बन जाए, कोई हवा का कम दबाव हो जाए या ईस्ट साइड पे उधर राजस्थान साइड पे हो जाए तो सी ब्रीज जब सस्पेंड होती है तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज़ नॉर्मली तो इतना नहीं होता, लेकिन इसको मतलब लो प्रेशर एरिया के बनने को आप क्लाइमेट चेंज से लिंक नहीं कर सकते फौरी तौर पर। ये तो छोटे से छोटे इवेंट को भी ना एक तरह से याद है तो वो आपको पता है सोशल मीडिया पर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई साइंटिस्ट बैठा हुआ है तो वो अपनी राय देते रहते हैं कि जी इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। खैर थैंक यू सो मच सरदार साहब, आप हमारे साथ थे। सरदार साहब आपने जो है इन डेप्थ अपने एनालिसिस के साथ हमें बता दिया कि ये लो प्रेशर एयर की वजह से होता है, तो इतने घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी दरख्त लगाइए। और दरख्त लगाने के लिए उन्होंने ये भी तो हमें खुशखबरी सुनाई कि बारिशें आने वाली, लेकिन बारिशें अपने साथ क्या प्रॉब्लम्स लेकर आती है ये तो हमें पता है, हमें फेस करना पड़ता है। यकीन जानिए अनम साहिबा के ऐसा माहौल हो चुका है कि कराची वाले कह रहे हैं प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे यार, बारिश तो अब तो ये आलम है, मतलब कि बस वो खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, ये वाला मामला है। तंग आ चुके हैं जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और अब जो है वो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं हकीकत की, और अब वक्त आया है अफसानों का। तो क्या हकीकत क्या फसाना, ये बताएंगे आपको अनम साहिबा। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, कहीं हालात की मजबूरी है तो कहीं मोहब्बतों में दूरी है, कहीं आस है सब बदलने की, गम का सूरज ढलने की, उम्मीद है सपने पाने की, हर रिश्ते को निभाने की। यही सिलसिला ज़िस्त है, यही वक्त की रवानी। आओ मिलकर देखते हैं क्या कहती है बोल कहानी। बॉल एंटरटेनमेंट ला रहा है बोल कहानी। बॉल एंटरटेनमेंट के नाज़रीन के लिए खुशखबरी है, बॉल एंटरटेनमेंट पर ड्रामा सीरीज़ बॉल कहानी का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हर हफ्ते आप एक नई कहानी देख सकेंगे। जुम्मे को इसकी पहली किस्त में ड्रामा आखिरी दिन की रुनुमाई हुई है, जिसे शायकीन में खूब पसंद किया जा रहा है। जी नाजरीन, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हिदायतकार अमीन इकबाल साहब से। आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर बहुत बड़ा नाम है और एक अच्छे लिखने वाले भी हैं। क्या आप समझते हैं कि अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को मजीद इस्लाहती मौज़ूआत पर काम करना होगा जनाब? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और अस्सलाम वालेकुम बोल को देखने वाले सब नाजरीन को। वालेकुम। ये जो इस्लाही लफ्ज़ है ये मैं हमेशा समझता हूँ कि बहुत ही क्लीशे लफ्ज़ है, जिसमें जब आप ऐसा लफ्ज़ सुनते हैं तो आपको लगता है कि आपने नसीहत करनी है, और अब हम सब अंदाज़ा करते हैं कि नसीहत को एब्ज़ॉर्ब करना जो है वो आम ज़िंदगी में इंसान के बस की बात नहीं है। जो दरअसल ड्रामा पे हमें काम करना चाहिए वो ये है कि इंसानी महसूसात और एहसासात और हारमनी जो है, उस हारमनी को किस तरह से कायम रखा जा सकता है, और हमारा मुआशरा उस हारमनी की वजह से बेहतर कैसे हो सकता है। और जो हमारी प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट एज पाकिस्तानी हम एक प्रोडक्ट हैं, ह्यूमन बीइंग है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया को, अपने आप को। हम अपने मुआशरे में अगर एज ह्यूमन बीइंग एक अच्छी प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारा मुआशरा भी अपलिफ्ट होगा। तो दुनिया भर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो ये रोल प्ले करती है कि इंसानों को ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर अपलिफ्ट करती है। मुझे लगता है कि ऐसे ड्रामे बनने चाहिए जिसमें कहानी इंसान के खारजी वाक़यात पर मबनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर
जो अंदर बीतता है उस पर मबनी होना चाहिए। इसकी एक मिसाल दूंगा कि जैसे आप बोल ने बोल कहानी के नाम से कहानियाँ शुरू की हैं, और जो अभी आप देखेंगे आखिरी दिन, वो एक ऐसी ही कहानी है कि जो खारजी वाक़यात के बाद जो अंदर हमारे आत्म पैदा होता है उसको हम कैसे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और उससे लोग रिलेट करके सीख क्या सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा देंगी। ठीक है सर। अच्छा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो कहानियों का मेयार है वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कहाँ कमी है कि हम अपने ड्रामा के मीडियम से कौम की तरबियत नहीं कर पा रहे? जो कमी है वो उसको दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे तरबियत की डाल देना मुझे लगता है कि ये थोड़ी नाजायज़ बात है, चूँकि तमाम इदारे, तमाम जो स्तून होते हैं हमारे मुआशरे के, वो सब मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। और आप देखते हैं कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वन ऑफ द मजबूत स्तून आप कह सकते हैं उसको है कि जो लोगों की तरबियत कर सकती है, लोगों के ज़हनी साख्त को तब्दील करने में रोल प्ले कर सकती है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जहाँ तक बात है कि क्या अब आप कह रहे हैं कि कहानियाँ हमारी जो हैं वो उस सतह पर नहीं है, नहीं, बिल्कुल बहुत सारी कहानियाँ बहुत अच्छी लिखी जाती हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी अंदरूनी इंडस्ट्री के अंदर भी हमारी एक डिबेट है कि इस वक्त हम जाएं कहाँ पे। देखिए कि जो लोग देखना चाहते हैं वो बनाना बहुत आसान होता है और दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अब इन चैलेंजेस का तवाज़न बिगड़ता और सही होता रहता है। जब तक हमारे पास सिर्फ एक टेलीविज़न स्क्रीन थी तो हमारे लिए दिखाना बहुत आसान था। जब टेलीविज़न स्क्रीन की बहुतात आई तो तब हमें देखने वालों को मद्देनज़र रखना जो है वो ज़रूरी हो गया। लेकिन इन सब तजर्बात के बाद हम ये सीख रहे हैं कि अभी वो कहानियाँ कहना बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, और मुआशरे के बेहतरी के लिए या उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन कहानियों को कहें जो कि मुआशरे में कंट्रीब्यूट करे और इंसान की ज़हनी सतह को और अंदरूनी रूहानी सतह को वो अपलिफ्ट करे, अपग्रेड करे और उसको जो है वो आगे बढ़ने के मौके दे, जो कि पूरे मुआशरे के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ हेल्पफुल हो सकें। और उन कहानियों की तरफ हम आ रहे हैं। जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी मिसाल दी कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हम जो है वो अब बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि जो हमारा पढ़ने का सिलसिला था वो रुक गया है। जब तक हम कुछ बनाने के लिए, लिखने के लिए पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर कि हमारा पढ़ने का सिलसिला रुक गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग लिख रहे हैं आजकल जिन्हें पढ़ना चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है। पर हमारे साथ आपने जब कहानी का इतना जिक्र कर दिया है तो इस कहानी के राइटर मौजूद हैं उसामा सिद्दीकी, उनसे बात करते हैं। उसामा, पहले तो वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। उसामा, मुझे बताइएगा कि आपने ये कहानी लिखी जो अभी हमारे पास बोल कहानी में ऑन एयर भी हुई है, आखिरी दिन का अगर हम देखें तो कुछ ऐसे दो किरदारों के ऊपर मबनी है जो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन जो ज़िंदगी गुजरने से रह गई थी, जो लम्हात बच गए थे, उनको गुजारने के लिए वो एक साथ हुए हैं, जिसकी इजाज़त हमारा माशरा तो बिल्कुल भी नहीं देता है। और यानी ये एक अफसानवी कहानी है या ये आपने हकीकत से कोई इंस्पिरेशन ली है? इसके क्या, इसकी बेसिक क्या थी, ज़रा कुछ डिटेल बताएं। एक थॉट था, एक फिक्शन समझते हैं इसको, अफसानवी ही कहूँगा मैं तो जी। तो ये जो आपने इसका फ्लो रखा है, इसका एंड जो इस तरीके से आपने बनाया, मैं नहीं चाहूँगा कि अभी हम डिस्क्लोज करें क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो देख रही है इसको इस वक्त, और ये फ्राइडे को ही जो है वो ऑन एयर हुआ है अभी। तो मुझे बताइएगा कि इस किस्म की कहानी लिखने के लिए मतलब ये कोई चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहता है या डिफरेंट करना ज़रूरी है? इंस्पिरेशन हम कहाँ से लेते हैं, क्योंकि हम कॉपी तो करते नहीं है, हमारी तो इंस्पिरेशन होती है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी मूवीज़ बन रही हैं जी बिल्कुल इंस्पायर होके, तो हमारी इंस्पिरेशंस जो हैं वो कहाँ से आती हैं, किस तरीके से? इंस्पिरेशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन देखें इंसान वो चीज़ें जो करना चाहता है नहीं कर पाता, एक एज हो जाती है, उसमें खालिश ना रहे कोई ज़िंदगी के अंदर ना। बेसिकली इस कहानी का मेन मकसद ये है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे आखिरी दिन है, किसी किस्म की कोई खालिश ना रहे आपकी ज़िंदगी में, कोई पछतावा ना रहे। तो वो कैंसर के बावजूद, इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद वो अपना बचपन जीने के लिए वो सारी चीज़ें, तो मैं ये कहूँगा कि इंसान के अंदर का जो बच्चा है ना वो मरते दम तक रहना चाहिए उसके अंदर, और जिए इस तरीके से कि मरते वक्त कोई अफसोस ना हो। अच्छा उसामा, ये एक बहुत डिफरेंट थॉट लेकर आए हैं आप।
तो हमारे माशरे में या हमारे ड्रामास में देखे जाए तो ऐसी चीज़ें अक्सर ज़्यादातर नहीं दिखाई जाती। दिखती बिल्कुल। तो ये अभी ऐसा क्या आपके माइंड में आया कि आपने ये ऐसा मेरे माइंड में अभी जो मेरी बाकी कहानियां आप देखेंगे तो फिर उसमें यही फिर उनका माइंड चेंज हो जाएगा। जी। फिर ये एक राइटर की खुसूसियत होती है कि वो नहीं बोलता, उसका कलम बोलता है और उसके कलम से जो जो चीज़ें होती हैं वो बोलते रहते हैं। रात में देर रात घूमने का शौक तो नहीं है आपको? बिल्कुल है। बिल्कुल है। बस ये राइटर्स के साथ यही मसला है, फिर बाद में कंप्लेंट्स करते हैं। मैं रात जाके आया हूँ। जी बिल्कुल रात। अच्छा चले ज़बरदस्त है। आप जो है वो हमारी आपसे गुजारिश यही है कि रात को आप किसी को कहानी सुनाने मत जाइएगा 4 साढ़े 4 बजे। आजकल माहौल ठीक नहीं है। नहीं, ये मैं पता नहीं क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो संजीदगी से कह रहा हूँ कि आजकल माहौल ठीक नहीं है, तो आप ना जाइएगा किसी को कहानी सुनाने। कहानी अपने तक रखिएगा। हम चलते हैं डायरेक्टर साहब की जानिब, उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि आजकल जो कहानियाँ चल रही हैं। अमीन इकबाल साहब, ये बताइएगा कि इंडस्ट्री में इतना वक्त कैसे गुजरा और मज़ीद क्या क्या गोल्स हैं जो अभी जो है अभी आपने अचीव करना बाकी हैं फ़िलहाल, क्योंकि आप माशाल्लाह से अब दोबारा जो है वो एक पावर पैक कमबैक जो है वो हो चुका है। आगे की क्या आपकी हिकमत अमली है? भाई राइटर्स है ना, मोटे मोटे लफ्ज़ यूज़ करो। अपने बारे में हमेशा कहते हुए इंसान जो है वो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ वो पहुँचना चाहता है वो मंजिल अभी बहुत दूर होती है, और जैसा वो बनना चाहता है वो सोसाइटी के इधर उधर धक्के खाते हुए वैसा वो बन पाया नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी जो है इसकी हकीकत यही है, और इस हकीकत से अगर तलाश करके मैं अमीन इकबाल को देखूं तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री ने और इस इंडस्ट्री में जिस मकाम के लिए मैंने ख्वाब देखा था वो बहुत कुछ अल्लाह की दुआ और वालिदैन की दुआ और मेहनत से सब चीज़ों का एक मिश्रण होता है, तो उससे जो है वो बहुत कुछ मिला। यकीनी तौर पर इंडस्ट्री इस वक्त एक जगह पर जमूद का शिकार है। चैनल्स, इंडस्ट्री के लोग और हम जैसे एक्सपीरियंस जो भी हैं काम करने के, उसमें जो है एक मैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम उस सतह पर लेकर जाएं जहां पर कहीं ना कहीं हमारी पहचान दुनिया भर के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हो। बिल्कुल। इसमें जहां हमारी कोशिशों की ज़रूरत है वहां पे मुझे लगता है कि जो हमारे ताक़े हैं उनकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, और इन दोनों की कोलैबोरेशन के बगैर। अच्छा सर, जो बोल के प्लेटफॉर्म ने बोल कहानी की स्लोगन में एक लाइन इस्तेमाल की है वो बहुत यूनिक है, यानी उम्मीद है सपने पाने की। बोल की इस काविश को कैसा देखते हैं आप? जो बोल कहानी के लिए जो लाइन है, सपने जो है ख्वाब चाहे जागती आंखों से देखे जाएं चाहे बंद आंखों से देखे जाएं, ये ज़रूरी भी बहुत है और इनको पूरा करने की कोशिश भी ज़रूरी है। और ये जो बीज है ये कहीं ना कहीं बाहर निकल आया है जब से हमने चालाकी को जहानत समझ लिया है, और जब से हम जो है वो कलेक्टिव नहीं रहे, हम इंडिविजुअल्स हो गए हैं। जब से हमारे मुआशरे से वही से हम आय की तरफ ज़्यादा चले गए, तो ये जो हम तन्हा हुए हैं, इस तन्हाई ने हमें ख्वाब देना और ख्वाब बुनना और ख्वाब के रास्ते पे चलना कैसे है ये बताना भी बंद कर दिया है। तो ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक ख्वाब हो जिसके अंदर एक मकसद हो, और वही मकसद जो है वो हमें हमारे जीने के बाद ज़िंदा रखता है। बिल्कुल। हम जीते हैं लेकिन कई बार जिंदा नहीं होते और मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं। वाह। और जिंदगी वही है जो मरने के बाद आपको जिंदा रखे। वो कितने साल रखती है ये आपके उस चुने हुए ख्वाब के ऊपर मुनहसर होता है। वाह, मेरा बहुत खूबसूरत सर, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत बात आपने कही है कि जी वो है जो मरने के बाद होती है और हम अपने ख्वाब जो हैं वो देखना नहीं भूल सकते। थैंक यू, आप हमारे साथ हैं अमीन साहब। अच्छा उसामा, आप भी हमारे साथ हैं, तो लगे हाथों में आपसे वो सवाल पूछ लेता हूँ जिसका सारे सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई राइटर लोग ढूंढ रहे हैं पूछने के लिए। भाई ये जो अफेयर चल रहे हैं घरेलू ड्रामों में हमारे,
मतलब बहनोई साली का अफेयर आ गया है, अब तो ससुर बहू का अफेयर जो है वो कुछ झलकियाँ दिखने को मिल रही हैं, भाभी और नंद के फड्डे, इससे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। मतलब मुल्क के 3 बड़े मसाइल जो हैं वो ये सारे के सारे ही चल रहे हैं कि जी भाई ये कर लो, या फिर रोड के ऊपर जो फुटपाथ पे लिखे हुए मसले हैं वो चल रहे हैं। ये हमारे राइटर इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे? हमारे राइटर इससे बाहर शायद अब निकलना शुरू हुए। ठीक है, मैंने 8 साल स्ट्रगल की, 8 साल स्ट्रगल करने के बाद मैंने फील्ड छोड़ दी इस वजह से कि मेरी वो स्टोरीज अप्रूव नहीं हो पा रही थी जो आज हो रही है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त सिर्फ सास बहू चल रहा था तमाम चैनल्स के ऊपर, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो है चीज अब खत्म होती जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखते हुए हम वेरिएशन अवेयर हो रही है, पाकिस्तानी आवाम भी अब अवेयर हो रही है। ऐसा है क्या कि आवाम ही ऐसी चीजें देखना चाहती है? जो हकीकत बात है रेटिंग तो आती है। अच्छा, जो हकीकत बात है रेटिंग आती है, उन चीजों की मासेस देखना चाहते हैं। बैठी भी देख रही होती हैं, हमारी भाई वो आंसुओं से रो रही होती हैं, उसके साथ आए देखो, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस को जो है वो अवेयर करना पड़ेगा। स्लोली ये स्लो पॉइजन की तरीके से उतरा था, अब इसे आहिस्ता आहिस्ता ही जो ये इंडिया से ही जो है वो ये चीज़ आई थी यहाँ पर सास बहू वाले मामला, फिर उसको हमने आगे इसको प्रोलॉन्ग कर दिया, फिर उसके बाद अब जाके ख़त्म भी इंडिया के कंटेंट की वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि जो ओटीटी के ऊपर कंटेंट आ रहा है सीरीज का, अब हमारे राइटर डायरेक्टर्स भी जो है वो फोकस कर रहे हैं कि यार अब हम भी जो है वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर सकें। तो बोल कहानी के अंदर आपने काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं और आने वाली भी हैं। हमें ये बताइए आगे हम कुछ और सरप्राइज देखने वाले हैं? जी बिल्कुल, इससे ज्यादा अच्छे सरप्राइज, इससे ज्यादा अच्छे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आपने काम किया हुआ है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उसामा, आपने जो है वो बड़ी खूबसूरत कहानी लिखी है। एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद देंगे और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। नाजरीन, हमारा जो है वो आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दुनिया बोल है से मुझे फ़हीम खान को और मेरी साथी एंकर अनम जुल्फ़िकार को इजाजत दीजिए। कल एक नए दिन के साथ नई मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।